हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वेलकम टू MAM इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। आज हम लोग अपने नए चैप्टर के साथ आए इकोनॉमिक्स के, जिसका नाम है एलिमेंट्री थ्योरी ऑफ डिमांड। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कहता है क्वेश्चन, व्हाट इज़ डिमांड। डिमांड क्या है? डिमांड मीन्स द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, quantity of a commodity that consumer wishes to purchase in the market in a given period of time at a given price। किसी एक पर्टिकुलर प्राइस पे एक गिवन टाइम पीरियड में जो कंज्यूमर चाह रहा है परचेस करना किसी पर कमोडिटी को, वो उसकी डिमांड होती है। ठीक है, डिमांड को कहा जाता है इफेक्टिव डिज़ायर। इफेक्टिव डिज़ायर एक होती है डिज़ायर, ख्वाहिश। ठीक है, कि हम चाह रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारे पास ये हो, हमारे पास वो हो। ठीक है, ये तो एक ख्वाहिश है, डिज़ायर है। लेकिन इफेक्टिव डिज़ायर जो होती है वो डिमांड बनती है। क्यों? इफेक्टिव डिज़ायर के अंदर क्या होता है कि आप कोशिश करते हैं पूरी कि उसको आप किसी तरह से परचेज़ कर लें। ठीक है, उसके लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, काम करते हैं, तब जाके आप उसको परचेज़ करते हैं। ठीक है, वो इफेक्टिव डिज़ायर होती है डिमांड। फिर कहता है व्हाट डू यू मीन बाय जिफिन पैराडॉक्स। जिफिन पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है? Giffen paradox states that for a specific type of commodity which come to be known as Giffen goods fall in the price of Giffen goods reduces its demand। Giffen paradox states that for a specific type of commodity, कोई एक specific type of commodity है which come to be known as Giffen goods, उसको क्या कहा जाता है? Giffen goods। fall in the price of Giffen goods reduces its demand। अगर इस जो जिफिन गुड है इसका प्राइस गिरता है तो इसकी डिमांड भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। वाइल अराइज इन द प्राइस टेंड्स टू एक्सटेंड इट्स डिमांड। और अगर इसका प्राइस बढ़ता है तो इसकी डिमांड भी बढ़ती है। ये एक जिफिन पैराडॉक्स है। ठीक है, यानी जिफिन गुड्स का केस क्या है? कहना ये चाहता है कि जब भी उसके प्राइस गिरते हैं तो इसकी डिमांड भी गिर जाती है, और अगर इसके प्राइस बढ़ते हैं तो इसकी डिमांड भी बढ़ जाती है। ये है जिफिन पैराडॉक्स। फिर कहता है डिफाइन जॉइंट डिमांड। जॉइंट डिमांड क्या होती है? जॉइंट डिमांड रिफर्स टू द डिमांड फॉर टू और मोर कमोडिटी विच आर यूज्ड जॉइंटली, जिसको साथ में यूज़ किया जाए। जैसे एग्जाम्पल कहता है कार एंड पेट्रोल, पेन एंड इंक। ठीक है, ये सब क्या है? जॉइंट डिमांड है। यानी अगर कार चाहिए तो पेट्रोल की डिमांड भी होगी। ठीक है, इसी तरह से पेन चाहिए तो इंक की भी डिमांड होगी। ठीक है, ये सब चीज़ें जॉइंटली यूज़ करी जाती है। फिर कहता है डिफाइन कंपोजिट डिमांड। कंपोजिट डिमांड रिफर्स टू द डिमांड फॉर गुड्स दैट हैव मल्टीपल यूजेस। ठीक, कंपोजिट डिमांड वो गुड्स की डिमांड है, वो गुड्स जिनके मल्टीपल यूज़ होते हैं। जैसे डिमांड फॉर मिल्क, मिल्क कई चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए तो इसको कंपोजिट डिमांड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज डेराइव्ड डिमांड। द डिमांड फॉर अ कमोडिटी दैट अराइजेस बिकॉज ऑफ द डिमांड फॉर सम अदर कमोडिटी। ठीक है, क्या हुआ? डिमांड अराइज हुई है, क्यों? क्योंकि किसी और चीज की डिमांड थी। ठीक, इट इज कॉल्ड डेराइव्ड डिमांड। इसी को क्या कहा जाता है? डेराइव्ड डिमांड। जैसे इसने कहा डिमांड फॉर ब्रिक्स, सीमेंट एक्सेट्रा इज अ डेराइव्ड डिमांड फॉर कंस्ट्रक्टिंग हाउस एंड बिल्डिंग। ठीक है, आपकी डिमांड क्या थी? बिल्डिंग। ठीक, उसकी वजह से, उस बिल्डिंग की डिमांड की वजह से किसकी डिमांड क्रिएट हुई? ब्रिक्स की, सीमेंट की। ठीक है, इन सब चीज़ों की डिमांड क्रिएट हुई है। ठीक, तो ये जो ब्रिक्स हैं, सीमेंट हैं, लेबर हैं, इन सब की जो डिमांड है ना, ये डेराइव डिमांड है। क्यों डेराइव डिमांड है? क्योंकि बिल्डिंग की डिमांड की वजह से इनकी डिमांड अराइज हुई। इसी तरह से आपकी जो डिमांड थी, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं चाय थी। ठीक है, चाय एक डिमांड थी आपकी कि मुझे चाय पीनी है। ठीक, लेकिन इस चाय की वजह से आप किसकी डिमांड अराइज हुई? पानी की, दूध की, पत्ती की, उसके बाद शक्कर की। ठीक है, ये सब क्या है? डेराइव डिमांड है। क्यों? क्योंकि चाय की वजह से ये अराइज हुई। ठीक है, तो ये डेराइव डिमांड होती है। फिर कहता है व्हाट डू यू मीन बाय इंफीरियर गुड्स और व्हेन आर गुड्स कॉल्ड एन इंफीरियर गुड्स। ठीक, इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं? द गुड्स हुज डिमांड डिक्रीज विद द राइज इन कंज्यूमर्स इनकम। कहता है जिसकी डिमांड घट जाए जब इनकम किसी की बढ़े। ठीक है, इनकम के बढ़ने से किसी गुड्स की डिमांड घटे, एंड इंक्रीज विद द फॉल इन इनकम। ठीक, और कहता है कि अगर उसकी इनकम गिरती है, ठीक है, तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है गुड्स की, वो इंफीरियर गुड्स हैं।
ठीक है, यानी किसी की इनकम बढ़ने से डिमांड घट जाती है इन्फीरियर गुड्स की, और किसी की इनकम घटने से डिमांड बढ़ जाती है इन्फीरियर गुड्स की। ठीक है, फिर कहता है व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स कौन से होते हैं? द गुड्स हुज डिमांड इंक्रीजेस विद द राइज इन कंज्यूमर्स इनकम। ठीक है, इनकी क्या होती है? डिमांड बढ़ती है, इंक्रीज होती है। अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो इस गुड्स की डिमांड भी बढ़ती है। एंड डिक्रीजेस विद द फॉल इन इनकम। ठीक, और यहाँ पे क्या होता है? जब इनकम घटती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी घट जाती है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? नॉर्मल गुड्स। तो इन्फीरियर गुड्स का और नॉर्मल गुड्स का अपोजिट केस है। इन्फीरियर गुड्स में क्या था? इनकम बढ़ी तो डिमांड घट गई, इनकम घटी तो डिमांड बढ़ गई। जबकि नॉर्मल गुड्स में क्या है? इनकम बढ़ी तो डिमांड भी बढ़ गई, और इनकम घटी तो डिमांड भी घट गई। फिर अगला कहता है ब्रीफली एक्सप्लेन डिमांड शेड्यूल। क्या है शेड्यूल? डिमांड शेड्यूल मीन्स टैबुलर प्रेजेंटेशन। ठीक है, एक टेबल में प्रेजेंट कर देना डेटा को, शोइंग डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटीज। ठीक, जो दिखाता है डिफरेंट क्वांटिटीज को कमोडिटीज की दैट आर परचेज एट डिफरेंट प्राइसेस, जो डिफरेंट प्राइसेस पे परचेज किए गए ड्यूरिंग अ सर्टेन टाइम पीरियड। यानी एक टेबल में पूरा प्रेजेंटेशन दे देना, उसको कहा जाता है डिमांड शेड्यूल। ठीक है, फिर कहता है अगला क्वेश्चन व्हाट इज डिमांड कर्व। डिमांड कर्व क्या है? डिमांड कर्व इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। भाई उसी टेबल को हमने क्या किया? ग्राफ जो प्रेजेंट कर दिया ऑफ क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी विच विल बी डिमांडेड बाय कंज्यूमर एट वेरियस प्राइसेस। ठीक है, हर डिफरेंट प्राइसेस पे कितना कितना उसकी डिमांड हुई है एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। ठीक है, तो वो डिमांड कर्व होता है कि वो ग्राफ के थ्रू दिखाया जाता है। ठीक, फिर कहता है डिस्कस द लॉ ऑफ डिमांड अलोंग विद इट्स अजम्पशंस। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? क्या है कानून लॉ डिमांड का? द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, यानी अदर थिंग्स यानी अदर फैक्टर्स। अभी हम लोग फैक्टर्स पढ़ेंगे जो क्या करते हैं? डिमांड पे असर डालते हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं कि वो सारे फैक्टर्स अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, यानी सारे के सारे फैक्टर क्या है? कांस्टेंट रहेंगे, सेम रहेंगे। अदर थिंग रिमेनिंग द सेम एज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस इट्स डिमांड फॉल। कहता है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा उसकी डिमांड गिरेगी। ठीक, एंड व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिक्रीजेस इट्स डिमांड राइजेस। ठीक है, यानी ये कहना ये चाह रहा है, देखिए फैक्टर्स तो बहुत सारे हैं जो डिमांड पे असर डालते हैं। ठीक है, उसमें से एक प्राइस भी है। ठीक, हम जो लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं वो प्राइस को कंसिडर करके पढ़ते हैं, बाकी सारे फैक्टर को हम कांस्टेंट मान लेते हैं। ठीक है, हम कहते हैं अदर फैक्टर्स रिमेनिंग द सेम, रिमेनिंग कांस्टेंट। कहता है कि जब इंक्रीज होगा किसी कमोडिटी का प्राइस तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? फॉल हो जाएगी। ठीक है, और जब प्राइस डिक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली उसकी जो डिमांड होगी वो इंक्रीज होगी। यानी यहाँ पे क्या है? इनवर्स रिलेशनशिप पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है? डिमांड और प्राइस के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप पाया जा रहा है, अपोजिट रिलेशनशिप पाया जा रहा है। ये बात याद रखिएगा, एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि जब भी प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घट जाती है, और जब भी प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ जाती है। अजम्पशंस क्या थे लॉ ऑफ डिमांड के? पहला कह रहा है देयर विल बी नो चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर चेंज नहीं होगी। द कमोडिटी अंडर स्टडी शुड बी अ नॉर्मल कमोडिटी। ठीक है, नॉर्मल गुड्स होगा, कोई इन्फीरियर जिफेन गुड्स वगैरह कुछ नहीं होगा, सिर्फ नॉर्मल गुड्स होगा, उसी की बात होगी। नो चेंज इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंस, कोई टेस्ट एंड प्रेफरेंस कंज्यूमर का चेंज नहीं होगा। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स विल रिमेन अनचेंज, रिलेटेड गुड्स के प्राइस भी रिमेन अनचेंज रहेंगे, यानी सब्सटीट्यूट गुड्स के प्राइस भी चेंज नहीं होंगे। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स हैं जो डिमांड पे असर डालते हैं, लेकिन हम इन सबको क्या मान के चलेंगे कि ये सारे फैक्टर्स क्या है? कॉन्स्टेंट हैं। क्या है? कॉन्स्टेंट हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। क्या है मतलब? मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व मींस चेंज इन द डिमांड। क्या? चेंज इन द डिमांड ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस। ठीक है, मूवमेंट कब होगा? जब भी प्राइस के चेंज होंगे। प्राइस अगर कोई भी कमोडिटी का चेंज होता है उसकी वजह से डिमांड में जो ऊपर नीचे होती है, डिमांड जो ऊपर नीचे होती है, ठीक है, प्राइस के चेंज होने से जो डिमांड ऊपर नीचे होती है उसको कहा जाता है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। क्या कहा जाता है? मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। ठीक है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व में और शिफ्ट इन द डिमांड कर्व में। मूवमेंट में क्या होता है? प्राइस की वजह से जो है डिमांड इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। ठीक है, शिफ्ट में क्या होता है? अदर देन प्राइस, कोई और फैक्टर की वजह से डिमांड में जब चेंजेस आते हैं
तो वो होती है शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। ठीक है, मूवमेंट में क्या होता है, प्राइस का रिलेशन होता है, और शिफ्ट में क्या होता है, अदर फैक्टर्स का रिलेशन होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व का मतलब क्या होता है कि हमारे प्राइस की वजह से अगर डिमांड चेंज हो रही है तो वो मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व कहलाती है। फिर उसी का एक कॉन्सेप्ट आता है कि एक्सटेंशन इन डिमांड कर्व। ठीक है, यानी डिमांड कर्व एक्सटेंड कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये मूवमेंट के अंदर आता है। When the prices of the commodity decreases, क्या होगा, जब प्राइस घटेंगे, द डिमांड फॉर अ कमोडिटी इंक्रीज, तो डिमांड क्या होगी, अपने आप बढ़ जाएगी। इट इज कॉल्ड एक्सटेंशन इन डिमांड कर्व। इसी को क्या कहा जाता है, एक्सटेंशन इन डिमांड कर्व। ठीक है, प्राइस के घटने की वजह से डिमांड बढ़ गई, यानी डिमांड एक्सटेंड कर गई हमारी। ठीक है, तो वो हो गया इंक्रीज, एक्सटेंशन इन डिमांड कर्व। फिर अगला है व्हाट इज कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, ये भी मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व का कॉन्सेप्ट है। कहता है when the price of the commodity increases it leads to reduction in demand। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस के बढ़ने से डिमांड घट गई, रेड्यूस हो गई, इसलिए इसको कहा गया इट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। इसलिए इसको क्या कहा गया है, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। फिर कहता है ब्रीफली एक्सप्लेन शिफ्ट इन डिमांड कर्व। अभी मैंने आपको डिस्कस किया था कि मूवमेंट में क्या होता है, प्राइस से रिलेशन होता है, जबकि शिफ्ट में क्या होता है, अदर देन प्राइस रिमेनिंग फैक्टर्स जो होते हैं उनका असर होता है। ठीक है, तो इफ अ चेंज इन डिमांड टेक्स प्लेस ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर अदर देन इट्स प्राइस। ठीक है, सिर्फ उस प्रोडक्ट के प्राइस को छोड़ के बाकी किसी और फैक्टर की वजह से अगर डिमांड में चेंज होता है तो उसको शिफ्ट कहा जाता है। अब इसके अंदर दो कॉन्सेप्ट आते हैं, जैसे वहां एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन आया था, वैसे यहां इंक्रीज और डिक्रीज का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो शिफ्ट के अंदर पहला आता है व्हाट इज इंक्रीज इन डिमांड, when the demand increases due to other factors like income of the consumer, इनकम बढ़ गई उससे डिमांड बढ़ गई, टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो गया उसकी वजह से डिमांड बढ़ गई। ठीक है, या फिर पॉपुलेशन बढ़ गई उसकी वजह से डिमांड बढ़ गई, एक्सेट्रा, बट द प्राइस रिमेन कांस्टेंट, प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा, प्राइस वही रहेगा। इट इज कॉल्ड इंक्रीज इन डिमांड कर्व। उसको क्या कहा जाता है, इंक्रीज इन डिमांड कर्व। ठीक है, उसी के बाद अगला कॉन्सेप्ट है डिक्रीज इन डिमांड कर्व का। कहता है when the demand decreases due to other factors other than the price of a commodity। ठीक है, प्राइस के अलावा किसी और वजह से डिमांड क्या हो, डिक्रीज हो जाए, इट इज कॉल्ड डिक्रीज इन डिमांड कर्व। उसी को क्या कहा जाता है, डिक्रीज इन डिमांड कर्व। अब कहता है अगला क्वेश्चन कि व्हाट आर सब्सटीट्यूट गुड्स। सब्सटीट्यूट गुड्स क्या होते हैं, टू गुड्स आर सब्सटीट्यूट, दो गुड्स सब्सटीट्यूट होंगे कब, इफ वन कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ अदर। ठीक, एक की जगह पे हम दूसरे को यूज कर लें और हमारी वांट वही सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, जो हमारी वांट थी वो सेटिस्फाई भी हो जाए, हमारे पास वो प्रोडक्ट की जगह दूसरे प्रोडक्ट है उसको हमने यूज कर लिया, उसको कहा जाता है सब्सटीट्यूट गुड्स। दीज गुड्स आर कॉल्ड कॉम्पिटिटिव गुड्स। इनको कॉम्पिटिटिव गुड्स भी कहा जाता है क्योंकि ये दोनों ही एक ही वांट सेटिस्फाई करने की पावर रखते हैं। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड एंड डिमांड फॉर अ गिवन गुड। ठीक है, एक की डिमांड और दूसरे के प्राइस के बीच में क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। ठीक है, यानी अगर एक का प्राइस बढ़ता है तो दूसरे की डिमांड भी बढ़ जाती है। ठीक है, यानी डायरेक्ट रिलेशन है, और एक का प्राइस घटता है तो दूसरे की डिमांड घट जाती है। अभी मैं समझाता हूँ। टी एंड कॉफी आर एग्जाम्पल ऑफ सब्सटीट्यूट गुड। टी एंड कॉफी क्या है, एग्जाम्पल है सब्सटीट्यूट गुड के। समझिएगा, मसले को समझिए। कहता है, हम कहते हैं मान लीजिए कि टी की डिमांड दे रखी है, कॉफी के प्राइस दे रखे हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। कैसे, जैसे कॉफी का दाम बढ़ेगा, जैसे ही कॉफी का दाम बढ़ेगा लोग कॉफी की डिमांड कम कर देंगे। ठीक है, कॉफी के जैसे ही प्राइस बढ़े टी की डिमांड भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, लोग चाय की तरफ स्विच कर जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ, डायरेक्ट रिलेशन हुआ कि डिमांड, कॉफी के प्राइस बढ़ने से टी की डिमांड बढ़ गई। ठीक, इसी का अपोजिट ले लीजिए कि अगर कॉफी के प्राइसेस घटते हैं तो टी की डिमांड भी घट जाएगी। क्यों, क्योंकि टी के प्राइस थोड़ी ना चेंज हुए, कॉफी के प्राइस कम हो गए। तो अब एज कंपेयर टू टी कॉफी हमारी सस्ती पड़ रही है तो लोग फिर कॉफी की डिमांड ज्यादा करेंगे, टी की डिमांड कम कर देंगे। यानी दोनों के बीच में क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप पाया जा रहा है। फिर कहता है डिफाइन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड टुगेदर टू सेटिस्फाई पर्टिकुलर वांट। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनको एक साथ यूज किया जाता है ताकि एक वांट टू सेटिस्फाई किया जा सके। देयर इज एन इनवर्स रिलेशन, ये याद रखिएगा। सब्सटीट्यूट गुड्स में क्या था, पॉजिटिव रिलेशनशिप था।
कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है, याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में एमसीक्यू में बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे इस चीज को लेके, ठीक है। बिटवीन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड द डिमांड फॉर अ गिवन गुड, ठीक। पेन एंड इंक इज एन एग्जाम्पल, ठीक। अब मान लीजिए कार एंड पेट्रोल हम मान लेते हैं, ठीक है, इनके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होगा। हम मान लेते हैं कार की डिमांड और पेट्रोल के प्राइस, पेट्रोल के प्राइस जैसे ही बढ़ेंगे कार की डिमांड कम हो जाएगी, ठीक, और जैसे ही पेट्रोल के प्राइसेस कम होंगे कार की डिमांड बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि सर जैसे ही प्राइस बढ़ेगा तो लोग कहेंगे पेट्रोल महंगा हो गया, कार लेने से कोई फायदा नहीं है, तो डिमांड कम कर देंगे, ठीक है। यानी इनवर्स रिलेशनशिप चल रहा है, अपोजिट रिलेशनशिप चल रहा है दोनों के बीच में, ठीक है, इसलिए यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप पाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लेन द वेरियस डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। देखिए डिटर्मिनेंट्स दो तरह के होंगे हमारे पास, ठीक है। एक है डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड और एक है डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को दो तरह के डिटर्मिनेंट्स पढ़ने हैं, ठीक। आपके लिए एक एग्जाम की टिप मैं देने जा रहा हूँ, वो ये है कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है पर्टिकुलरली कि एक्सप्लेन द वेरियस डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, ठीक है, तो फिर आपको सिर्फ पर्टिकुलरली इंडिविजुअल डिमांड के ही डिटर्मिनेंट्स लिखने पड़ेंगे, जो ये पॉइंट्स लिखे हुए यही लिखने पड़ेंगे एग्जाम में, ठीक है, और कुछ आप नहीं लिख सकते। और अगर एग्जाम में ये पूछ लेता है कि एक्सप्लेन द वेरियस डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड, तो फिर सिर्फ मार्केट डिमांड के पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, उसके अलावा आप इंडिविजुअल डिमांड के फैक्टर्स नहीं लिख सकते, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन ने कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं रखा, सिर्फ इतना पूछ लिया एक्सप्लेन द वेरियस डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, ठीक है, एक्सप्लेन द वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड, तब तो आप आज़ाद हैं। आपको जितने पॉइंट्स इंडिविजुअल के या मार्केट के याद आ रहे हो उनमें से कोई 5 पॉइंट आप लिख के आ जाइएगा, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा क्वेश्चन पढ़ते हुए, ठीक। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला कहता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट अफेक्ट्स द डिमांड। क्या कहता है? प्राइस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो डिमांड को इफेक्ट में लेके आता है। अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल, डिमांड फॉर कमोडिटी इंक्रीजेस व्हेन इट्स प्राइस फॉल्स एंड डिक्रीजेस व्हेन इट्स प्राइस राइजेस। जब प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ जाती है, जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घट जाती है। फिर कहता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। द अमाउंट डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस। कंज्यूमर का कैसा टेस्ट एंड प्रेफरेंस है उसके ऊपर भी डिमांड डिपेंड करती है, ठीक है। व्हेन वी बिगिन टू लाइक कमोडिटीज देयर डिमांड इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा, ठीक। जब हम लोग कमोडिटी पसंद करने लगते हैं तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, जब हम लोग कमोडिटी को पसंद नहीं करते, टेस्ट चेंज हो जाता है, तब फिर उसकी डिमांड घट जाती है, ठीक। ये फैशनेबल कमोडिटीज़ जो होती है ना उसके अंदर ये होता है कि जैसे जैसे फैशन चेंज होता है तो डिमांड भी चेंज होती रहती है। फिर कहता है कंज्यूमर्स क्रेडिट फैसिलिटी। इफ़ क्रेडिट फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम हैगा और हमको क्रेडिट फैसिलिटी मिल जाती है, ठीक, देन इन दैट केस हाउस होल्ड्स वुड बी एनकरेज्ड टू बाय मोर देन व्हाट दे वुड बाय इन देयर एब्सेंस, ठीक है। तो फिर उनकी डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी क्योंकि क्रेडिट फैसिलिटी उनको सस्ते में मिल जा रही है, और अगर क्रेडिट फैसिलिटी महंगी होगी तो फिर उनकी डिमांड घट जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो क्रेडिट फैसिलिटी का बेनिफिट नहीं लेना चाहेंगे। फिर अगला कहता है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अदर थिंग्स being equal, generally there is a direct relationship between consumers income and demand of a commodity। ये भी याद रखिएगा कौन सा यहाँ पे रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है कंज्यूमर इनकम और डिमांड ऑफ द कमोडिटी में। द इफेक्ट ऑफ चेंज इन इनकम ऑन कंज्यूमर्स डिमांड डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ कमोडिटी, ठीक है। डिमांड चेंज होगी लेकिन ये डिपेंड किस पे करेगा, कमोडिटी कैसी है, कमोडिटी इंफीरियर गुड है कि डिफरेंट गुड्स है या फिर आपका नॉर्मल गुड्स है, उसके ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। इफ कमोडिटी इज अ नॉर्मल गुड देन इंक्रीज इन इनकम लीड्स टू इंक्रीज इन डिमांड। अगर नॉर्मल गुड्स है तो ये तो जाहिर सी बात है कि इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ जाएगी। बट इफ द कमोडिटी इज इंफीरियर गुड्स देन इंक्रीज इन इनकम लीड्स टू डिक्रीज इन डिमांड। लेकिन अगर इंफीरियर गुड्स है तो फिर क्या होगा, इनकम बढ़ने से डिमांड उसकी घट जाएगी। फिर अगला आता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। The demand for a commodity also depends on price of related goods. Related goods may be in the form of substitute and complementary। दो तरीके के गुड्स होते हैं, एक substitute goods होते हैं और complementary, ठीक है। अब
सब्सटीट्यूट गुड्स के कॉन्सेप्ट में क्या है, सब्सटीट्यूट गुड्स आर कॉल्ड कॉम्पिटिटिव गुड्स एज द इंक्रीज इन प्राइस ऑफ वन गुड लीड्स टू इंक्रीज इन डिमांड फॉर अदर गुड्स। ठीक है, अगर एक का प्राइस बढ़ता है तो दूसरे गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, एक गुड का अगर प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाएगी, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इंक्रीज इन प्राइस ऑफ टी लीड्स टू इंक्रीज इन डिमांड फॉर कॉफी। चाय के दाम बढ़ने से कॉफी की वो डिमांड बढ़ गई। ठीक है, फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर हैविंग इनवर्स रिलेशन। इनमें तो अभी ऊपर हम लोग ने ये चीज पढ़ी है। बिकॉज इफ द प्राइस ऑफ वन कमोडिटी इंक्रीज, अगर एक का प्राइस बढ़ता है तो डिमांड फॉर अदर कमोडिटी डिक्रीज। ठीक है, जैसे हमने कहा था कि पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया तो कार की डिमांड अपने आप घट जाएगी। फॉर इंस्टेंस इंक्रीज इन प्राइस ऑफ पेट्रोल लीड्स टू डिक्रीज इन डिमांड फॉर कार। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन द डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड। अब ये मार्केट डिमांड के डिटर्मिनेंट्स हैं। ठीक है, तो पहला कहता है पॉपुलेशन, इंक्रीज इन पॉपुलेशन लीड्स टू इंक्रीज इन डिमांड फॉर अ कमोडिटी। ठीक है, अगर पॉपुलेशन बढ़ती है तो डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है एंड वाइस वर्सा। ठीक, उसी का जस्ट अपोजिट। ठीक, लाइक द साइज ऑफ पॉपुलेशन इट्स कॉम्पोजिशन ऑल्सो अफेक्ट्स द डिमांड। ठीक, साइज सिर्फ नहीं मैटर करता, उसका कॉम्पोजिशन कैसा है, बच्चे ज़्यादा है कि बूढ़े ज़्यादा हैं कि एडल्ट ज़्यादा है या टीनेजर्स हमारे ज़्यादा है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, एज एक्सेट्रा। ठीक है, फिर अगला कहता है सीजन एंड वेदर। The season and weather condition also have an effect on consumers demand। ठीक है, सीजन और वेदर से जो डिमांड इफेक्ट में आती है। क्यों आती है सर, क्योंकि भाई गर्मियाँ आती हैं तो गर्मियों में हम लोग जो है कॉटन क्लोथ्स की ज़्यादा डिमांड करते हैं। ठीक है, लेकिन जब सर्दियाँ आती हैं तो हम लोग वूलन क्लोथ्स की ज़्यादा डिमांड करते हैं। ठीक है, तो इससे भी इफेक्ट हम लोग को पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आइसक्रीम इज डिमांडेड इन समर सीजन, वूलन क्लोथ्स आर डिमांडेड इन विंटर सीजन। ठीक है, फिर अगला कहता है गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ अ कंट्री कैन ऑल्सो अफेक्ट द डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी। ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसी भी अफेक्ट करती है डिमांड को। इट में रिड्यूस द टैक्स टू इंक्रीज द डिमांड एंड वाइस वर्सा। अगर उसको डिमांड बढ़ानी है तो टैक्स को कम कर देती है, और अगर उसको डिमांड घटानी है तो टैक्स को बढ़ा देती है। फिर कहता है स्टेट ऑफ बिजनेस। बिजनेस साइकिल आप लोग पढ़िएगा क्लास 11th में एक कॉन्सेप्ट कि बिजनेस जो होता है, बिजनेस वो एक जैसा नहीं रहता, कभी बहुत अच्छा हो जाता है, कभी फिर नीचे गिरना शुरू होता है, फिर रिकवरी शुरू होती है, फिर ऊपर उठता है, फिर बहुत पीक पे जाता है, फिर नीचे आ जाता है। इस तरीके से बिजनेस साइकिल चलती रहती है। ठीक है, द प्रिवेलिंग बिजनेस कंडीशन इन अ कंट्री ऑल्सो अफेक्ट द लेवल ऑफ डिमांड। फॉर एग्जाम्पल बूम पीरियड मार्केट डिमांड विल इंक्रीज। बूम का पीरियड चल रहा होगा तो डिमांड बहुत ज़्यादा पीक पे होगी अपने। ठीक है, वहीं पे अगर आपका डिप्रेशन का पीरियड चल रहा होगा तो बहुत ज़्यादा डिमांड कम हो जाएगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इफ देयर आर मोर पीपल द डिमांड फॉर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ विल बी मोर। ठीक है, अगर पुअर पीपल ज़्यादा होंगे तो फिर क्या होगा, डिमांड फॉर नेसेसरी गुड्स विल बी मोर। ठीक है, इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ रिच पीपल विल इंक्रीज द डिमांड फॉर लग्जरी गुड्स। लेकिन अगर अमीर लोग ज़्यादा होंगे तो फिर उनके लग्जरी गुड्स की डिमांड ज़्यादा होगी। ठीक, अगला क्वेश्चन कहता है वाई डज द डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड टू द राइट। क्यों हमेशा जो डिमांड का कर्व है वो डाउनवर्ड की तरफ होता है, टुवर्ड्स द राइट। ठीक है, तो उसके रीजंस कुछ दिए गए हैं, तो हम लोग देखते हैं। सबसे पहला कहता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये क्लास 12th का कॉन्सेप्ट है जो आप लोग को एक हेडिंग में पढ़ाया जा रहा है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन एन एडिशनल यूनिट इज कंज्यूम्ड द एडिशनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम इट डिक्रीजेस। ठीक है, इसको समझने की कोशिश कीजिए, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल है कि आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, जब आपने पहली रोटी खाई तो आपको सेटिस्फैक्शन मिला होगा कुछ। ठीक है, तो आपकी भूख थोड़ी कम हुई होगी। फिर आपने जब एडिशनल रोटी खाई तो उससे क्या हुआ, जो यूटिलिटी पहली रोटी से आपको मिली थी, जो सेटिस्फैक्शन आपको पहली रोटी से मिला था, उससे कम सेटिस्फैक्शन आपको दूसरी रोटी से मिलेगा। ठीक है, फिर आप तीसरी रोटी खाएंगे तो और भूख कम हो चुकी होगी, तो इस वजह से और आपका सेटिस्फैक्शन लेवल कम होगा। ठीक है, उसी तरह से चौथी रोटी खाएंगे आप तो और आपका सेटिस्फैक्शन बिल्कुल खत्म पे आ जाएगा, बिल्कुल जीरो लेवल पे आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपकी अब तो भूख मिट चुकी है, तो अब आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा। वही कह रहा है कि व्हेन एन एडिशनल यूनिट इज कंज्यूम्ड, जब एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करी जाती है तो एडिशनल यूटिलिटी जो होती है
एडिशनल यूटिलिटी जो होती है वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है, डिक्रीज, कम हो जाती है। दिस लॉ इफेक्ट द लॉ ऑफ डिमांड, इस लॉ से लॉ ऑफ डिमांड में इफेक्ट पड़ता है। ठीक, अ रेशनल कंज्यूमर पेज द प्राइस फॉर अ कमोडिटी अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ यूटिलिटी दैट इज एक्सपेक्टेड टू डिराइव फ्रॉम इट। एक रेशनल कंज्यूमर जो होगा वो एक कमोडिटी का प्राइस उतना ही पे करना चाहेगा जितना उससे उसको उम्मीद होगी कि उससे यूटिलिटी उसको मिलेगी। द कंज्यूमर विल प्रेफर टू बाय एडिशनल यूनिट एट अ लोअर प्राइस। ठीक है, एडिशनल यूनिट किस पे वो प्रेफर करेगा, लोअर प्राइस पे। क्यों, क्योंकि उसको उतना सेटिस्फैक्शन अब थोड़ी मिलेगा। ठीक है, फिर अगला कहता है इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट इंप्लाइज चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन कंज्यूमर्स रियल इनकम। रियल इनकम क्या होती है सर, अभी मैं समझाता हूं उसको भी एग्जांपल से। रिजल्टिंग फ्रॉम चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस चेंज होने से रियल इनकम चेंज हो जाती है। एज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिक्रीजेस द रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस। फॉर एग्जांपल, ठीक है, मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स की इनकम थी 15,000 रुपीज़। ठीक, वो उसमें से 5,000 रुपीज़ का वो क्या करते थे, वीट परचेज किया करते थे। ठीक, 5,000 का वो वीट परचेज किया करते थे। 25,000 रुपीज़ उनकी इनकम थी, उसमें से 5,000 का वो वीट परचेज किया करते थे। ठीक है, हुआ क्या कि वीट के जो प्राइस थे वो कम हो गए। वीट का जो प्राइस था वो 1,000 पर केजी था। फॉर एग्जांपल अजम्पशन ले लेके 1,000 पर केजी था। ठीक है, अब क्या हुआ, वो 500 पर केजी हो गया। ठीक, तो अब जो मिस्टर एक्स है उनकी रियल इनकम बढ़ गई। रियल इनकम कैसे बढ़ गई कि अभी तक के वो 5,000 रुपीज़ में 5 केजी ऑफ वीट खरीद पा रहे थे, अब क्या वो कर पाएंगे, 5,000 रुपीज़ में वो 10 केजी ऑफ वीट खरीद लेंगे। यानी उनकी रियल इनकम क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। इसी को कहा जाता है चेंज इन रियल इनकम और इनकम इफेक्ट। ठीक है, फिर आता है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। ये क्या कहता है, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट मीन्स सब्सटीट्यूशन ऑफ अ चीपर गुड फॉर रिलेटिवली कॉस्टलियर वन। ठीक है, जो गुड हमें महंगा पड़ रहा है उसकी जगह पे हम सब्सटीट्यूट गुड्स का यूज करेंगे जो हमें सस्ता पड़ेगा। व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज व्हाइल द प्राइस ऑफ अदर सब्सटीट्यूट गुड्स रिमेन अनचेंज। टी का प्राइस बढ़ गया, कॉफी का प्राइस चेंज नहीं हुआ। ठीक है, कंज्यूमर वुड लाइक टू सब्सटीट्यूट अ कॉस्टलियर कमोडिटी। तो फिर चाय कौन पिएगा, चाय महंगी पड़ रही है कॉफी के कंपैरिजन में, तो फिर लोग कहाँ स्विच कर जाएंगे, कॉफी की तरफ। ठीक है, क्योंकि वो चीप पड़ रही है उनको। चेंज इन नंबर ऑफ बायर्स। व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स मैनी न्यू बायर्स स्टार्ट डिमांडिंग द गुड। ठीक, जैसी प्राइस घटता है तो जो परचेज कर रहे थे वो तो परचेज कर ही रहे हैं, उसके अलावा और भी लोग परचेज करना शुरू कर देते हैं। व्हेन which they were not be able to buy earlier due to high prices। जो पहले वो परचेज नहीं कर पा रहे थे अब परचेज कर रहे हैं। ओल्ड बायर्स ऑल्सो स्टार्ट परचेजिंग मोर कमोडिटीज। जो पुराने बायर्स थे वो और ज़्यादा इस कमोडिटी को परचेज करना शुरू कर देते हैं। फिर कहता है लास्ट पॉइंट इसका, डिफरेंट यूजेस। अ कमोडिटी में हैव सेवरल यूजेस। ठीक है, एक कमोडिटी के सेवरल यूजेस भी होते हैं। इफ प्राइस ऑफ सच कमोडिटी इंक्रीजेस इट्स यूजेस बिकम रेस्ट्रिक्टेड। ठीक है, जिस कमोडिटी के प्राइस जो कमोडिटी है जिसके सेवरल यूजेस हैं, ठीक है, उसके अगर प्राइस बढ़ता है तो फिर उसको कम चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ नहीं किया जाता। ओनली टू इम्पॉर्टेंट यूज़। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ उसी चीज़ को बनाया जाएगा उससे। एज अ रिजल्ट डिमांड फॉर अ कमोडिटी फॉल्स। ठीक है, इस वजह से डिमांड क्या हो जाती है, गिर जाती है। फॉर एग्जाम्पल दूध है, दूध से बहुत सारी मिठाइयाँ बन सकती हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं। ठीक, तो हुआ क्या, दूध के प्राइस बढ़ गए तो अब जो मिठाई वाला होगा वो क्या करेगा, सिर्फ वही चीज़ें बनाएगा जो उसकी ज़्यादा बिकती हैं। क्यों, क्योंकि इस वक्त दूध का प्राइस बढ़ गया है। ठीक है, उसको नुकसान हो जाएगा अगर वो सारी चीज़ें बनाएगा, तो वो अब रेस्ट्रिक्टेड यूज़ करेगा उस दूध का। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन कहता है एक्सप्लेन द एक्सेप्शन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शन का मतलब होता है वो चीज़ें जो लॉ ऑफ डिमांड पे एप्लीकेबल नहीं हो पाती। ठीक है, ये वो चीज़ें हैं कुछ जिसकी वजह से लॉ ऑफ डिमांड काम ही नहीं करता। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड इनके ऊपर ऑपरेट ही नहीं करता है। समझ में आ रही है आपको, यानी लॉ ऑफ डिमांड जो कह रहा था ना कि इंक्रीज इन प्राइस लीड्स टू डिक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन प्राइस लीड्स टू इंक्रीज इन डिमांड, ये लॉ यहाँ पे एप्लीकेबल होगा ही नहीं इन केसेस में। चलिए देखते हैं क्या है। पहला कहता है जिफेन गुड्स। The law
ऑफ डिमांड डज नॉट अप्लाई टू जिफेन गुड्स। ठीक है, जिफेन गुड्स के ऊपर अप्लाई नहीं होता। जिफेन गुड्स आर स्पेशल काइंड ऑफ इन्फीरियर गुड्स, ये एक स्पेशल काइंड के इन्फीरियर गुड्स होते हैं। व्हेन प्राइस ऑफ द जिफेन गुड राइजेस द कंज्यूमर इंक्रीजेस इट्स कंजम्पशन। ठीक है, जब प्राइस बढ़ता है ना तो इसका कंजम्पशन भी बढ़ा दिया जाता है। जबकि क्या था, लॉ कह रहा था कि प्राइस बढ़ेगा तो कंजम्पशन उसका कम हो जाएगा। यहाँ तो उल्टा हो रहा है, कह रहा है कि प्राइस बढ़ा तो कंजम्पशन भी बढ़ गया। बिकॉज ही इज नाउ लेफ्ट विद लेस मनी टू स्पेंड ऑन सुपीरियर गुड। क्यों? क्योंकि उसका पास अब इतना पैसा नहीं होगा कि वो सुपीरियर गुड परचेज कर पाए, इसलिए वो सिर्फ और सिर्फ इन्फीरियर गुड्स ही परचेज करेगा। फिर कहता है प्रेस्टीज गुड। द लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट अप्लाई ऑन प्रेस्टीज गुड। ठीक है, प्रेस्टीज गुड्स के ऊपर भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। द डिमांड फॉर प्रेस्टीज गुड इज मोर व्हेन देयर प्राइसेस आर हाई। ठीक, जैसे प्राइस उसके बढ़ते हैं प्रेस्टीजियस गुड्स के, वैसे ही उसकी डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्यों? हमें तो सोसाइटी में अपना स्टेटस दिखाना है, मेरे पास आईफोन 17 है। ठीक है, मुझे अपना स्टेटस दिखाना है, मेरे पास लग्जरी कार है। ठीक है, तो इसलिए जैसे ही इसके प्राइसेस बढ़ते हैं वैसे ही क्या होती है, इसकी डिमांड भी बढ़ना शुरू हो जाती है। यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं हो रहा है। सच गुड्स आर मेनली परचेज बिकॉज देयर प्राइस इज हाई। ठीक, दिस इज ऑल्सो नोन एज वेबलेन इफेक्ट। याद रखिएगा नाम वेबलेन इफेक्ट, क्योंकि एग्जाम में अक्सर ये पूछ लिया जाता है शॉर्ट में। वेबलेन इफेक्ट क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अरे प्रेस्टीज गुड जिसकी डिमांड बढ़ जाती है प्राइस के इंक्रीज होने से। ठीक, यही लिख के आना है आपको। फिर आता है इग्नोरेंस। समटाइम्स कंज्यूमर थिंक दैट हाई प्राइस गुड्स आर बेटर इन क्वालिटी। क्या होता है, कंज्यूमर सोचते हैं कि जो महंगा है वो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का होगा, सो दे बाय मोर ऑफ दैट कमोडिटी एट हायर प्राइसेस। इस वजह से वो ज़्यादा उसको परचेज कर लेते हैं हाई प्राइस पे। यहाँ पे भी डिमांड अप्लाई नहीं होता है। आप लोग ने एक कहावत सुनी होगी, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। ठीक है, ये यहाँ पे अप्लाई होता है। ठीक है, फिर आता है नेसेसिटीज़। द लॉ डज नॉट अप्लाई टू बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ। अगर कोई नेसेसरी चीज़ है तो उसके ऊपर भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं हो पाता, सच एज मेडिसिन। अगर मेडिसिन का केस है, ठीक है, तो चाहे जितनी भी महंगी आपको मेडिसिन मिल रही हो आप उसको परचेज करेंगे क्योंकि आपकी मजबूरी है, आपके लिए ज़रूरत है वो। दीज गुड्स आर टू बी परचेज्ड वॉट एवर मे बी द प्राइस। इन गुड्स को परचेज करना पड़ेगा चाहे कुछ भी प्राइस हो, या बहुत महंगा हो या बहुत सस्ता हो, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको ये परचेज तो करनी पड़ ही जाएगी। ठीक है, तो सर यहाँ पे हमारा चैप्टर ये ख़त्म होता है और हमारी वीडियो भी हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स शुरू से लेके एंड तक के क्लियर हुए होंगे। मैंने जितना आसान हो सकता था उतनी आसान लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। ठीक है सर, अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी आपके दिमाग में आ रही है तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं उसका ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और अगर रिप्लाई ना कर पाया तो मैं अलग से एक आपके लिए क्वेरी सॉल्विंग सेशन बना के उस पूरे जितने भी क्वेरीज होंगी उनको एक बार में रिजॉल्व करवा दूंगा वहाँ पे। ठीक है, दूसरी चीज़, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक के भी शेयर करिएगा। अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सबको शेयर करिएगा ताकि उनको भी इस वीडियो से फ़ायदा पहुंच सके। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू सो मच।